गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन चैनल न्यूमेरिकल वाला पे, जहां हम क्या कर रहे हैं, नीट की मास्टरी किसमें, फिजिक्स के अंदर। और हमने ढेर सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पहले से कवर कर दिए हैं। लास्ट हमने जो टारगेट लिए थे वो अपने 3 चैप्टर थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड को भी हमने फिनिश कर दिया। उसमें 2-2 लेक्चर्स हमने ऐड किए। सब कुछ कवर करते जा रहे हैं, बस आपको कंटिन्यू लग के प्रैक्टिस करना है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्या, द जर्नी ऑफ लाइट, मतलब रे ऑप्टिक्स के पार्ट को, जिसमें हम लेंसेज, मिरर्स एंड ऑल जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आज ही कवर करने की कोशिश करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस होगा, कैसे टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, रिवीजन वाले भी पार्ट हम ऐड करेंगे, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन नीट किस तरह के क्वेश्चंस में स्पेशली उन टर्म्स को ऐड करता है, वो सब कुछ हम इसी के अंदर ऐड करके आज आपको दे देंगे और सिखा भी देंगे। तो आपको क्या करना है, बस लग कर मेहनत करनी है, बस लग कर फोकस के साथ वीडियो देखना है, लेक्चर देखना है, समझना है और नोट्स बनाने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना नोट्स बनाए कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हाथ में कॉपी पेन उठाइए और शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ें आपको रिकैप कराएंगे, इसके बाद फिर हम जंप कर जाएंगे न्यूमेरिकल्स पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने लाइट को। तो चलो, ये देखो एक वाइट लाइट यहाँ पे क्या कर रही है, एंटर कर रही है। और जैसे कोई वाइट लाइट एंटर करती है तो देखो हमने 2 कलर्स यहाँ पे लिखे हैं, एक ये वायलेट कलर हो गया, एक ये रेड कलर हो गया। 2 कलर्स हमें स्पेशली देखने को यहाँ पे मिलना है, बाकी जो भी बचे हुए कलर्स हैं यानी 5 कलर्स है वो इसके मिड में आपको दिखेंगे। सबसे ज़्यादा जो डेविएट होने वाला कलर है वो कौन सा है, आपका वायलेट, और लेस डेविएट होने वाला कलर कौन सा है, आपका रेड। सबसे पहले स्प्लिट होने वाला कलर कौन सा है आपका, तो सर रेड है। जैसे ही व्हाइट लाइट किसी दूसरे मीडियम में या फिर ग्लास स्लैब में एंटर करेगी, सबसे पहले कौन सा कलर वहां से स्प्लिट होकर निकलेगा, रेड कलर स्प्लिट होकर निकलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द स्पीड लिमिट ऑफ कलर व्हेन अ ब्रीफ पल्स ऑफ व्हाइट लाइट हिट्स अ ग्लास स्लैब एट नॉर्मल इंसिडेंस, रेड इज ऑलवेज द फर्स्ट कलर टू इमर्ज। फर्स्ट कलर टू इमर्ज, सबसे पहले कौन इमर्ज आउट होता है, आपका रेड कलर इमर्ज आउट होता है। ठीक है, अब रूल एक्सट्रैक्शन बॉक्स में आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको हम हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहली बात, द वेलोसिटी कांस्टेंट, द स्पीड ऑफ लाइट कैसे रिप्रेजेंट, c इज इक्वल टू v इंटू लैम्डा, डिक्टेट्स दैट वेलोसिटी v रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिफ्रैक्शन। जब पूरा रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, उस प्रोसेस पूरे रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में, ठीक है, जो एक वैल्यू मुझे मिलती है, जो मेरे वेलोसिटी की वैल्यू होती है, वो क्या होने वाली है, कंटिन्यूस कांस्टेंट होने वाली है। इसके बाद आते हैं द वेवलेंथ एडवांटेज में, क्या, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर दैन द वायलेट, रेड लाइट ट्रैवल्स फास्टर थ्रू द ग्लास। इस वजह से सबसे स्पीड से कौन ट्रैवल करता है, रेड कलर ट्रैवल करता है, बिकॉज ऑफ वेवलेंथ उसकी वायलेट के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। समझ गए। इसलिए जब हमें स्टार्ट मॉर्निंग में देखते हैं तो हमें सन का कलर रेड दिखता है। ठीक है, सनसेट के समय भी आपको उसका कलर रेड ही दिखता है। क्यों? क्योंकि उस समय डिस्टेंस ज़्यादा होती है हमसे, और सबसे तेज़ी से ट्रैवल करके फर्स्ट हमारी आंखों पे कौन पहुंचता है, रेड कलर। दैट्स वाई हमें रेड कलर की चीज़ें दूर से ही पता चल जाती हैं। इसके बाद आते हैं फोकल लेंथ शिफ्ट पे, इसे याद रखेंगे। क्या लिखा है, कंस्टेंटली द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस फॉर रेड लाइट विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन फॉर ब्लू लाइट। क्या बात समझ में आ रही? फिर से, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस किस कलर के लिए, रेड लाइट के लिए हमेशा ग्रेटर होगी एज अ कंपैरिजन ऑफ ब्लू लाइट। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ द ब्लू फॉर व्हाट, फॉर अ लेंस। ठीक है, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड इज लोअर, क्योंकि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होने वाला है, रेड का होने वाला। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट कौन करने वाली है, वायलेट होने वाली। समझ गए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम ये चेक करते हैं ना, कौन सा कलर ऑफ लाइट या कोई भी रे कितना रिफ्रैक्ट हुई है। तो रेड कलर ज़्यादा रिफ्रैक्ट नहीं होती है, हाई स्पीड है, ठीक है, ज़्यादा डेविएट नहीं होती, इस वजह से जो इसका फोकल लेंथ है वो आपको थोड़ा सा हाई मिलने वाला है एज अ कंपैरिजन ऑफ ब्लू लाइट या फिर वायलेट लाइट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको बिल्कुल दिमाग में रखना है। यहाँ से बहुत अच्छे से सीधे से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से समझो। हमने यहाँ पे 3 पार्ट में अलग अलग मीडियम लिया। सबसे पहले हमने एयर लिया, उसके बाद टॉपिन लिया है, उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे वाटर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें समझनी है, क्या, बेंडिंग रूल्स, ऑप्टिकल वर्सेस मास डेंसिटी। बेंडिंग रूल्स में जो सबसे काम की चीज़ होती है भाई, वो होती है आपकी मास डेंसिटी और ऑप्टिकल रीजन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, वो समझना पड़ेगा। देखो क्या, अ मीडियम कैन बी लाइटर इन मास, अ मीडियम कैन बी लाइटर इन मास बट
हैवियर इन ऑप्टिकल रेजिस्टेंस। हल्का हो सकता है वो मास में, लेकिन उसका जो ऑप्टिकल रेजिस्टेंस होगा वो एज अ कंपैरिजन ज़्यादा हैवी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे तारपीन लिया है, फ्लोट्स ऑन वाटर, मतलब हल्का है पानी से, ठीक है, बिकॉज इट्स मास डेंसिटी इज लोअर, दैट्स वाई, बट इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी इज, लेकिन इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए ये आने वाली इंटर करने वाली लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा। एज अ कंपैरिजन ऑफ एयर और वाटर, दोनों के कंपेयर में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कौन देगा? तापीन देगा। समझ गए बात को? इसे देखो, तापीन का रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, आफ्टर देन वाटर, और फिर एयर का। समझ गए बात को? क्लियर हो गया? तो कुछ ऐसे भी टर्म्स हैं जो मास डेंसिटी से केवल देख के हमने डिसाइड कर सकते कि भाई हल्का है। वाटर के कंपैरिजन में तो इसकी मास डेंसिटी कम है, जिसका मतलब फिर रिफ्रैक्शन भी कम करेगा। हम ऐसे तो डिसाइड करते हैं, पर एक्चुअल में कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस ऑप्टिकल का ज़्यादा होता है। इस बात को याद रखिएगा। ओके, अब हम आते हैं द पाथ रूल पे। वैन मूविंग फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम, एयर टू तापीन, लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, सब पता है, बेसिक चीज़ें हैं। व्हेन मूविंग डेंसर टू रेयर, तापीन यानी टू वाटर, इट बेंड्स अवे। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है, बस इस पाथ रूल को भी याद रखना। क्या था पाथ रूल में? क्या बताया हमने कि जब आप रेयर से डेंसर की तरफ जाओगे तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करोगे, और जब आप डेंसर टू रेयरर जाओगे तो नॉर्मल से अवे शिफ्ट करोगे। बेसिक सी बात है। ठीक है, अब आते हैं द TIR थ्रेशोल्ड पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम सीखेंगे स्केपिंग द मीडियम, हम कि मीडियम्स को कैसे स्केप कर सकते हैं, कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। स्केप करना मीडियम मतलब क्या होगा? उस मीडियम से निकल के किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर जाना। उसके लिए क्या चीज़ें पता हूँ। ठीक है, तो अब देखो इंपॉर्टेंट बात हम ऐड करने वाले हैं। इफ़ अ रेज इंसिडेंस एंगल, इफ़ a rays incidence angle, that means I, exceeds the critical angle when moving to a rarer medium, it cannot escape। क्या हुआ? यहाँ पर जो आई वाला पार्ट है वो क्रिटिकल एंगल को क्या कर गया? सरपास कर गया, क्रॉस कर गया। इस वजह से क्या होगा? वो उस मीडियम से स्केप नहीं कर पाएगा। ये कब होगा? इसके लिए भी इंपॉर्टेंट बात है। रेयरर मीडियम की बात हो रही है सर। मूविंग टू अ रेयरर मीडियम, कहाँ से सर? डेंसर से। ठीक है, रेयर से डेंसर में फिर ऐसी कहानी नहीं बनेगी। ये जो कंडीशन है स्पेशली डेंसर टू रेयरर की कंडीशन है। समझ गए बात को? तो जब भी कोई लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही हो और ऐसे टाइम पे जो उसका इंसिडेंस एंगल है, क्रिटिकल एंगल को अगर सरपास कर जाएगा तो वो उस मीडियम से बाहर नहीं जा पाएगी। इट कैन नॉट एस्केप। चलो आ जाओ, देखते हैं इसको, ध्यान से समझेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कोई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे चली, यहाँ पे पहुँची। अभी मेरा ये क्या बना? इंसिडेंस एंगल बना। अभी मेरा जो ये इंसिडेंस एंगल है इस मीडियम के क्रिटिकल एंगल से क्या है? कम है। मतलब अभी भी IC की वैल्यू ज़्यादा है मेरे इस आई से, तो मेरी लाइट क्या हो जाएगी? उस मीडियम से स्केप कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। सेकंड वाली कंडीशन में क्या होगा? सेकंड वाली कंडीशन में अगर मैं बात करूँ, इस सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो ये देखो नॉर्मल के साथ मैंने एंगल बनाया और अभी मेरा क्रिटिकल एंगल बन गया, तो क्रिटिकल एंगल मेरे इंसिडेंस एंगल के बराबर हो गया। जब ऐसा होगा तो हम सरफेस पे देखो ग्रेज करते हुए जा रहे हैं, सरफेस से ग्रेज करते हुए जाएंगे। और अगले वाले कंडीशन में जैसे ही मैंने, जैसे अगला मेरा जब आई बन के तैयार होगा, ये वाला जो अगला आई बन के तैयार होने वाला, ठीक है, मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाता हूँ। ठीक है, इसमें समझो, ये मैंने बनाया इंसिडेंस एंगल और इस बार मेरा आई क्रॉस कर गया है मेरे क्रिटिकल एंगल को। ऐसी कंडीशन में लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज द TIR। सरफेस पे ग्रेज करना मतलब क्रिटिकल एंगल को टच कर जाना, क्या बात समझे? और उससे कम होने पे सरफेस से बाहर चले जाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात होगी, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमें इससे सीधे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं। कलर डिपेंडेंसी भी देखते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या चीज़ें समझनी है? बिकॉज म्यू वेरीज बाई कलर, क्रिटिकल एंगल्स वेरी टू। म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर की वजह से वैरी करते हैं। अभी हमने देखा कि रेड की वैल्यू कम थी, वायलेट की वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए फोकल लेंथ में चेंजेस आ रहे थे। मतलब
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मटेरियल के लिए वो कलर पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि वो कलर पर डिपेंड करता है इसलिए उसका क्रिटिकल एंगल भी क्या करेगा, वेरिएट कर जाएगा। ऐसे कंपैरिजन में अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल किसके लिए होता है, रेड के लिए, फिर येलो के लिए, फिर ग्रीन के लिए, फिर ब्लू के लिए। सबसे कम किसके लिए है क्रिटिकल एंगल, ब्लू के लिए। मतलब ब्लू के लिए अगर कम है तो सबसे जल्दी चांसेस बनेंगे इनको टच करने का। समझो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा और कम होने का मतलब क्या, जैसे रेड के लिए क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है तो रेड वाले कलर के लिए बहुत कम चांस बनेंगे कि उसका TIR हो, क्योंकि क्रिटिकल एंगल उसका बड़ा है तो उसके पास बहुत सारे मौके हैं कि वो क्रिटिकल एंगल से कम पे ही रे से बाहर निकल जाए। अब जिसके लिए क्रिटिकल एंगल कम है तो चांसेस लाइट के लिए बनेंगे कि वो बहुत जल्दी अपने क्रिटिकल एंगल को टच कर लेगा, और जब जल्दी जल्दी क्रिटिकल एंगल टच करेगा तो ऐसी कंडीशन में ब्लू क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा TIR करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। इफ येलो लाइट हिट्स आवर सरफेस एग्जैक्टली एट इट्स क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री रिफ्लेक्शन, blue and green light will suffer complete total internal reflection while red will refract out। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ पे लिखा है कि मान लो कि येलो वाली ग्रेज करते हुए जा रही है, कहाँ पे भाई, ये है येलो वाली, मान लो थोड़ी देर के लिए ग्रेज करते हुए जा रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि ब्लू और ग्रीन तो भाई अपना TIR कर ही रही होंगे, समझ गए? क्योंकि अब येलो ने अपना पकड़ लिया है क्रिटिकल एंगल, तो सिंपल सी बात है येलो का क्रिटिकल एंगल इन दोनों से ज़्यादा है और इन दोनों को हम क्रॉस कर चुके हैं, मतलब ये तो अब TIR कंडीशन में होंगे, बट रेड वाला तो वहाँ से बाहर जा रहा होगा। ठीक है, बात समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखो यहाँ पे एयर है, ये हम एंटर कर रहे हैं निगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जब हम एयर से किसी डेंसर मीडियम में एंटर कर रहे होते हैं तो वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ओके, अब इस फॉर्मूले को याद कर लो, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ के लिए भी। द ओपेक डिस्क फॉर्मूला, ये क्या है? जब हमसे कोई कहता है कि किसी भी इनसाइड द मीडियम कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो मुझे दिखना नहीं चाहिए, जब मैं बाहर सरफेस से देखूँ तो वो मुझे दिखे नहीं, तो उसके लिए हम एक डिस्क रखते हैं ताकि वो डिस्क क्या करे, उस ऑब्जेक्ट से आने वाली जितनी लाइट है वो सबको अंदर ही रोक ले, या तो उसका प्रॉपर TIR कर ले या फिर उसको सरफेस पे ही ग्रेज करा दे तो लाइट बस बाहर ना आए। ऐसा होगा तो उस कंडीशन में हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग जो क्वेश्चंस हमसे ज़्यादातर डिमांड करता है वो हमसे डिमांड करता है कि भाई हमें एक डिस्क दो और उस डिस्क का डायमीटर बता दो, कितनी बड़ी रख दे तो बात बन जाए। तो उसके लिए फॉर्मूला है टू हाइड एंड अंडर वाटर ऑब्जेक्ट एट डेप्थ h from surface view, the escaping rays must be blocked by an opaque disk of minimum diameter d is equal to 2h upon under root में mu square minus 1। that's the formula। क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुरंत वैल्यू पुट करोगे और सीधे आंसर लेके जाओगे। ठीक है, कोई स्टार्टिंग से डेरिवेशन एंड ऑल कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधे आओ यहाँ वैल्यू रखो। समझ गए बात को? ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, नहीं पता होंगी तो फिर बात नहीं बनेगी। ओके, अब हम आते हैं नेचुरल ऑप्टिक्स पे, जिसमें रेनबोज हैं और हमारे मिराजेस हैं। रेनबो क्या होते हैं भाई? दो तरह के रेनबोज होते हैं, आपको पता है, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, उसी प्राइमरी सेकेंडरी बेस हमारा एक अलेक्जेंडर्स का डार्क बैंड है। ठीक है, इस डार्क बैंड में ज़रा क्या है, तो इन्होंने जब बात की तो स्पेशली इनकी थ्योरी में ये वर्ड आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो एनर्जीज होती है वो दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, और जब कैंसिल आउट करती है तो वहाँ पे क्या होता है, डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। ठीक है, अभी ध्यान समझना, अलेक्जेंडर्स डार्क बैंड फॉर्म्स बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबोज। किसके बीच में बनता है? प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबोज के बीच में बनता है, बिकॉज स्कैटरिंग लाइट इन दिस स्पेसिफिक रीजन। कौन सा है वो रीजन? 42 डिग्री से 50 डिग्री के बीच की बात हो रही है। ठीक है, रिलेटिव टू द इंसिडेंट सन रे। ठीक है, इस एंगल पे ज़्यादातर जितना भी इंटरफेरेंस होगा वो सब क्या होगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो डिस्ट्रक्टिवली। दैट्स वाई ये देखो दो रेनबोज आपको प्रॉपर कलर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि ये रेनबो का पार्ट दिख रहा है, कि रेनबो का पार्ट दिख रहा है, इसके बीच में देखो जो फ्रिंजेस हैं वो पूरी तरह से क्या हो चुकी हैं, डार्क हो चुकी हैं। दैट इज द अलेक्जेंडर डार्क बैंड। समझ के बात को? तो हमसे एंगल्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसे याद रखिएगा 40 to 50 डिग्री की रेंज में ऐसा होता है। ओके, अब हम बात करेंगे मिराजेस पे। तो मिराज क्या होते हैं? तो मिराज में हमने देखा हो दो तरह के मिराजेस बनते हैं, कोल्ड एरियाज में बनते हैं जो प्रॉपर कोल्ड एरियाज हो, फिर हॉट एरियाज में बनते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमें चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल हॉट एरियाज है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने मिराजेस में सुना होगा
कि आप दूर से देखोगे तो आपको तालाब दिखाई देगा, लगेगा कि वहाँ पे अपीयर हो रहा है कि पानी। हमें नॉर्मल अभी गर्मियाँ आ गई हैं, आपको हाईवेज़ पे जब आप बाइक से जाओगे, कार से जाओगे, तो आपको रास्ते में ऐसा लगेगा कि पानी पड़ा हुआ है, बारिश हुई है थोड़ी देर पहले, ऐसा फील होगा। लेकिन जैसे जैसे क्लोज जाओगे कुछ भी नहीं रहेगा। तो वो क्या होते हैं, मिराजेस होते हैं। ठीक है, ये मिराजेस किस वजह से बन के तैयार होते हैं भाई? तो ये बन के तैयार होते हैं TIR की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। जो भी लाइट रेज नीचे से ऊपर उठती हैं, ऐसा समझो फॉर एग्जाम्पल कि कोई लाइट रेज है, ठीक है, वो नीचे से उठी और ऊपर की तरफ गई, फिर ऊपर से TIR हुआ। तो जब ऊपर से उनका TIR होता है तो वो इमेजेस कैरी करके नीचे लेके चले आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको नीचे ज़मीन पे पेड़ है ना, पानी एंड ऑल चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। सेम ऐसे क्या होता है कोल्ड एरियाज़ में होता है। कोल्ड एरियाज़ में भी क्या होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल आपको वहाँ चीज़ें थोड़ा जस्ट अपोजिट, जैसे कि सी है और इसमें कोई बोट है, ठीक है, फ्लोट कर रही, तो वो जो फ्लोटिंग बोट है वो आपको ऐसे सीधा सीधा ना दिखाई दे के आपको उल्टा फ्लोट करते हुए दिखाई देगी। वहाँ का तो और ही गजब है, समझ गए बात को। तो इस तरह से मिराजेस फॉर्म होते हैं। तो आप ये समझना कि ये एटमॉस्फेरिक TIR की वजह से होता है। क्लियर हो गया? ओके, आगे देख पढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या ऐड की, द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स बाय द आइनोस्फीयर ऑपरेट्स ऑन द एग्जैक्ट सेम फिजिकल मैकेनिज्म एज अ डिजल्ट मिराज। जैसे मिराज में होता है वैसे यहाँ का भी मैकेनिज्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द लेयर्स ऑफ द एयर। ठीक है, जिन पे हम बात करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, रेडियो वेव्स को इधर उधर से ट्रांसफ़र करते हैं। जो भी कम्युनिकेशन रेज होती है वो सब TIR बेस्ड होती है। जहाँ वो कहाँ से हम करते हैं, आइनोस्फीयर से करते हैं। ठीक है, गेट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे द ऑप्टिक्स आर्सेनल पे, लेंसेज वर्सेस मिरर पे बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे, और जो जल्दी से समझ लेते हैं। पहले आते हैं कॉनकेव की प्रोफाइल पे। तो कॉनकेव लेंस कैसा होता है सर? लाइट को डाइवर्ज करता है, प्रोड्यूस करता है वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेजेस। ठीक है, अब आते हैं मिरर पे। किस मिरर की? कॉनकेव की बात कर रहे हैं। कॉनकेव क्या करने वाला है, कन्वर्जेस लाइट, रिफ्लेक्ट पैरेलल रेज एग्जैक्टली थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। क्या बात समझ गए? ओके, आगे आते हैं कॉन्वेक्स प्रोफाइल पे। कॉन्वेक्स क्या करने वाला है, लेंस के अंदर बात करेंगे तो भाई ये कन्वर्ज करता है लाइट को, प्रोड्यूस रियल और वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस। अब ये मिरर में चले आओ तो ये क्या करता है, यहाँ पे डाइवर्ज करता है, यूज्ड फॉर वाइड फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, दूर दूर की व्यूज़ को हमें देखने में ये हेल्प करता है। इसके बाद आते हैं इसके कोर एप्लीकेशंस पे। तो क्या यूज़ है इसका सर? मायोपिया करेक्शन में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप्स में यूज़ करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में यूज़ कर लेते हैं। ये सब किसकी बात हो रही है? लेंसेज की बात हो रही है। इसके बाद आते हैं मिरर में। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाने के लिए, रियर व्यू मिरर्स बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मिरर्स का यूज़ करते हैं। क्या बात समझिए? तो देखो यहाँ पे जो ये दो नाम है, दोनों की काम अपोजिट है। ये डाइवर्ज है तो वो कन्वर्ज है, ये कन्वर्ज है तो वो डाइवर्ज है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं द मैथमेटिक्स ऑफ बेंडिंग द लेंस मेकर एक्सम। ठीक है, अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेंस मेकर फॉर्मूला हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, 12th से इंपॉर्टेंट रहा है, और ये नीट में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, ये रहा हमारा फॉर्मूला लेंस मेकर का। ठीक है, ये सब लोग जानते हो, क्लियर है? ओके, अब देखो जो नया सीखना है हमें यहाँ के लिए वो समझते हैं। क्या लिखा है? एन अनसिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स। देखो, या तो वो डबल कॉन्वेक्स हो या फिर वो प्लेनो कॉन्वेक्स हो। लेंस मेंटेन्स द एग्जैक्ट सेम फोकल लेंथ एंड इमेज पोजीशन। मेंटेन्स द exact same focal length and image position even if you invert it। भले तुम उन्हें इन्वर्ट कर दो, घुमा दो, पलट दो, तब भी वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स इधर से भी वैसा दिखता है, इधर से भी दिखता, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पेशल बात जो है वो किसके लिए? हमारे प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए, क्योंकि प्लेनो कॉन्वेक्स में जब आप इधर से उधर घुमाओगे तो प्लेन सरफेस एक बार उधर चली जाएगी और कॉन्केव सरफेस इधर आ जाएगी, सॉरी कॉन्वेक्स सरफेस इधर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए देखो हमने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा हुआ है। ये हमारा प्लेन सरफेस है, इसके बाद ये हमारे पास कैसा सरफेस हो गया? कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। यहाँ पे फोकल लेंथ मिली, सेम एज इट इज हमने इसे इन्वर्ट किया दोबारा और सेम हमको सेम पोजीशन पे फोकल लेंथ देखने को मिली। ठीक है, तो ऐसा करने पे ये हमें एज इट इज हेल्प आउट करेगा। ठीक है, अभी जैसे हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस लेके रखी हैं, अगर आप समझो तो देखो, एज अ प्रूफ फॉर अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विद अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर म्यू इज इक्वल टू 1.5। हमने ये दो वैल्यूज ले ली। अब शुरू करते हैं, फॉर्मूला लगाया 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अभी एक रेडियस मेरे लिए किसका बिहेव करेगी? 20 सेंटीमीटर का, लेकिन दूसरे वाली सरफेस की रेडियस क्या होगी सर? स्ट्रीट की रेडियस क्या होने वाली? इन्फिनिटी। तो हमने अगली वैल्यू क्या ले ली? इन्फिनिटी ले ली। फॉर्मूला रखा 1.5
-1 1/20 और यहाँ पर रखा 0। सॉल्व क्या है 40 सेंटीमीटर है। अब चलते हैं इसको इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट करोगे तो R2 इधर आ जाएगा, R1 इधर आ जाएगा, R2 ये हो गया, R1 इधर हो गया। सिंपल सी बात है। चले वैल्यू पुट करते 1/f = 1.5 -1 0 -1 बाई माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और फाइनल आंसर फिर से 40 आ गया। सर ये माइनस कैसा है, साइन कन्वेंशन आना चाहिए, माइनस कैसे आया? अभी देखो पहली बार में हमने कैसे करके रखा है। फॉर एग्जांपल जब हमारा सरफेस पहला सरफेस ये था, ठीक है, ये वाला इससे मैच करो, ये वाला इससे मैच करो, क्लियर हुआ? अभी क्या हुआ कि जब मैं सरफेस को कंप्लीट करूंगा, ठीक है, इसकी रेडियाई कंप्लीट करूंगा तो इसकी रेडियस इस तरफ जा रही है, रे की डायरेक्शन में, दैट्स वाई पॉजिटिव। अभी ये वाले सरफेस की जब मुझे रेडियस चाहिए होगी तो इस सरफेस की रेडियस इधर आएगी इस तरफ, और हम रे इधर लेके जा रहे हैं तो अपोजिट होने की वजह से वाला R माइनस हो गया, दैट्स वाई हमने यहाँ पे नेगेटिव रखा हुआ है। ठीक है, समझे बात को? रिजल्ट इट ऑपरेट्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस रिगार्डलेस ऑफ विच साइड द ऑब्जेक्ट इज ऑन। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर MCQ में दे दे कि ऐसा कौन सा लेंस है जो एज अ कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, भले हम उसे इन्वर्ट कर दें, तो आपको याद रखना है प्लेनो कॉन्वेक्स। ओके, नेक्स्ट अब हम किस पे जंप करेंगे? अपने प्रिज्म पे। तो द जियोमेट्री ऑफ द प्रिज्म एंड डेविएशन देखते हैं और समझते हैं। अ प्रिज्म डिक्टेट्स द पाथ ऑफ लाइट बेस्ड ऑन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड इट्स एपिकल एंगल ए। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म जिसे आप बोलते हो ए। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ली हैं और इनको यहाँ पे रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे मिनिमम डेविएशन। कौन कौन सी वैल्यूज़ है पहले आप सारी बात समझ लो। ये किसका बिहेव कर रहा है? सर ए का बिहेव कर रहा है। ये कौन सा एंगल हो गया? तो सर ये हमारा इंसिडेंस एंगल हो जाता है। यहाँ पे यहाँ से हम पहले एंटर किए, फिर इस सरफेस पे हमारे लिए ये इसका बिहेव करेगा, फिर यहाँ से हम कितना रिफ्लेक्ट करके, तो देखो सारे एंगल्स जो भी बने वो देखो सब नॉर्मल के साथ ही हमने बनाई, बिना नॉर्मल बनाए कोई एंगल हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एंगल वहीं से लेते हैं। चलो अभी क्वेश्चन सुनते हैं। इफ़ अ बीम इज इंसिडेंट एट 5 डिग्री, कितने पे इंसिडेंट हुई? 5 डिग्री पे। और ना 5 डिग्री प्रिज्म, 5 डिग्री का प्रिज्म है मतलब ए है, विद म्यू इज इक्वल टू 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 है। इट इमर्जेस फ्रॉम द अपोजिट फेस एट एन एंगल ऑफ 7.5। कितने पे इमर्ज हो रहा है? सर ये 7.5 पे इमर्ज हो रहा है। ये क्या है? इमर्जेंट एंगल ई हो गया। ओके, अभी ध्यान समझते हैं। इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एग्जैक्टली इक्वल्स द प्रिज्म एंगल एंड द ग्लास म्यू इज इक्वल टू √3, द प्रिज्म एंगल ए रिजॉल्व्स मैथमेटिकली टू 60 डिग्री वाया द रिलेशन। तो हम किस रिलेशन को यूज करें? सर इस रिलेशन को, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। इस रिलेशन को यूज करके हम फाइनली उस एंगल तक क्या कर सकते हैं? पहुंच सकते हैं। तो स्पेशली मुझे क्या बताना था कि ये फॉर्मूला मुझे क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, क्लियर? चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब किस पे आते हैं? कैलकुलेटिंग अपैरेंट डेप्थ। एक सिंपल सी ट्रिक भी यहाँ पे ऐड कर ली, इसलिए मजा आएगा आपको। देखो नंबर ऑफ मेरे पास क्या है? इमिसिबल लिक्विड्स हैं। एक D1 डेप्थ तक है, एक D2 तक है, एक D3 तक है, μ1 μ2 μ3। सबकी हाइट हमने HH ले रखी है। एक्चुअल डेप्थ की बात करें तो दैट इज द 3h। ठीक है, अभी हमें अपैरेंट डेप्थ निकालना है जिसे हमने x सेलेक्ट कर लिया। वो अपैरेंट डेप्थ कितनी हो सकती है वो हम अभी चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला समझो। ठीक है, कि हम स्टेप बाय स्टेप एक की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम एक साथ सारा कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि टाइम कम है। जितना ज़्यादा आप स्मार्ट तरीके से रिजल्ट निकालोगे उतना फ़ायदा होगा। क्या करना है? ध्यान से सुनना। फॉर नियर नॉर्मल विजन थ्रू मल्टीपल इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ इक्वल हाइट h, द टोटल अपैरेंट डेप्थ x स्टैक्स मैथमेटिकली। कैसे हम निकाल सकते हैं टोटल अपैरेंट को? तो क्या करना है? ध्यान सुनो। यू डू नॉट कैलकुलेट अ सिंगल एवरेज इंडेक्स, सबके लिए नहीं करना। इंस्टेड इसकी जगह क्या करोगे? सम दी इंडिविजुअल अपैरेंट डेप्थ, सबकी इंडिविजुअल अपैरेंट डेप्थ क्या करो? ऐड कर लो। और अब फाइनल आंसर देखो, एक्स अपैरेंट हम कैसे निकालेंगे? h/μ1 प्लस h/μ2 और फिर h/μ3। क्या बात समझ गए? सबका रिजल्ट हम ऐसे करके एक साथ एडिशन मिलेंगे और फाइनल हमारा अपैरेंट का रिजल्ट क्या होगा? निकल के आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। आप इस बात को ध्यान रख लो। ठीक है, अपैरेंट सबके लिए अपैरेंट निकालना है। तो सर ये h/μ1 h/μ2 h/μ3 कैसे आया? अगर इसको बेसिक फॉर्मूला भी नहीं पता तो मैं भी बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आपका ध्यान से सुनना, वो क्या होता है? हमारा रियल अपॉन अपैरेंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैंने अपैरेंट निकाला तो क्या गया? रियल बाई म्यू आ गया। अभी रियल हाइट इनकी क्या थी? h h h।
फिर म्यू क्या थे 1 2 3, तो h बाई म्यू 1 h बाई म्यू 2 h बाई 3, यानी ये सारी अपैरेंट हाइट्स हैं, इन सबको ऐड किया और आंसर दे दिया। समझे ना बात को? ओके, अब आते हैं द लॉज ऑफ मोशन इन ऑप्टिक्स। ये अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कन्फ्यूज़न होता है और मोस्ट ऑफ द जो गलतियाँ बच्चे करेंगे वो यहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम समझ नहीं पाते। एक तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होती है और कंबाइन होने के साथ साथ बड़ी बात क्या है कि इनके जो बिहेवियर सुनने और तुम्हारे समझने में वो दोनों डिफर हैं। आपको लगेगा कि ऐसा होगा या फिर ऐसा होता होगा, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल में आज आपको समझा दूंगा। चलो ध्यान से देखो कि क्यों गलत हो जाएगा। पहले एग्जाम में आते हैं द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसीलिए नाम ही रखा है द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ से होने वाला है, आप सीखोगे। सबसे पहले देखो कौन सा लेंस है भाई ये, तो आपको पता है सर ये कॉन्वेक्स है। अभी कॉन्वेक्स की कहानी समझना, ठीक है, ध्यान से। कोई कॉन्वेक्स लेंस से आप इमेज देखोगे, ऐसे लेंस रखा, इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा, इस तरफ लेंस रखा। अभी ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से इधर चली आ रही है, तो कांस्टेंट स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट से, तो इमेज तुम्हारे हिसाब से क्या होनी चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़नी चाहिए कांस्टेंट स्पीड पर। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। फिर अगली इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही वो फोकल पे पहुंचेगी, इधर की इमेज कांस्टेंट हो जाएगी, ऐसा लगेगा चल ही नहीं रही। और जैसे ही वो फोकल को क्रॉस करेगी, अब अभी भी वो कांस्टेंट से चल रही है, जैसे ही क्रॉस करेगी कांस्टेंट से, इधर जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्मली तरीके से बढ़ेगी टू द इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा स्पीड से। सारी बातें लिखी, ध्यान समझना। When an object approaches a convergent lens from the left to a constant speed and stops at the focus, the projected image does not move. फोकस पे अगर तुम पहुंच गए तो यहाँ से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा भाई ये चलेगा नहीं, रुक जाएगा, भले आप मूवमेंट करो पर ये रुक जाएगा, ठीक है। एट अ कांस्टेंट स्पीड इट एक्सेलरेट्स नॉन यूनिफॉर्मली अवे फ्रॉम द लेंस टू इन्फिनिटी। और इसके बाद जैसे ही तुम फोकस से आगे बढ़ोगे, अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली तरीके से इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब इन्फिनिटी, मतलब हायर स्पीड की बात हो रही है। ये पहली बात हो गई, समझने वाली बात होगी, इसको याद कर लो, लिख लो। एग्जाम 2 द मिरर स्क्वीज, ये भी बहुत डिफर बात है, ठीक है, सुनने में भी मजा आएगा, पता चल जाएगा कि कैसे होने वाला है। ध्यान से सुनिए। When viewing an approaching car in a rear view, जब हम अपने rear view में किसी अप्रोच कर रहे हुए कार को देखते हैं, किस मिरर के थ्रू, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, the car initially appears at rest as the image is generated at the focus, ठीक है। सबसे पहले बात समझो, जैसे मैं देखता हूँ वहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा पीछे से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है हमारे फोकस पे, तो मुझे वो प्रॉपर रेस्ट पे दिखाई देगा, जैसे यहाँ की कहानी हो वैसे वहाँ की भी कहानी हुई, एग्जैक्ट रेस्ट पे, ठीक है। अब उसके बाद उसने तुम्हारा फोकस क्रॉस कर लिया, ठीक है, इस मिरर का जो फोकस ऑफ है वो क्रॉस किया और उसके आगे बढ़ गई, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी जैसे आपके कार और उसके कार के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होगी, जैसे ही कम होगी तो क्या होना चाहिए, आपको वो तेज़ी से आती हुई दिखनी चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, उसकी स्पीड और धीमे होते हुए आपको दिखाई देगी। अजीब लग रहा है ना सुन के कि भाई कोई चीज़ें पीछे है, वो मेरी तरफ आ रही, तो लगना चाहिए ना कि मेरी तरफ आ रही है, क्लोज हो रही है, स्पीड से आ रही है, बट एक्चुअल में क्या होगा, जब वो फोकल वाले पार्ट को क्रॉस कर जाएगी तो लगेगा कि इसकी स्पीड धीमी होगी, जबकि वो एक्चुअल में आपकी तरफ अप्रोच हो रही है। इसीलिए हमारे जो रियर व्यूज़ होते हैं, मिरर्स होते हैं, आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट मे बी क्लोजर दैन दे अपीयर, ऑब्जेक्ट मे बी क्लोजर दैन दे अपीयर, याद आया, ठीक है, वही कहानी है। अभी ध्यान से, एज द एक्चुअल डिस्टेंस श्रिंक्स, जैसे डिस्टेंस श्रिंक हुई, कम हुई, द अप्रोचिंग कार्स परसीव्ड स्पीड अपीयर्स टू डिक्रीज। उल्टी कहानी समझ में आ रही है, इसलिए यहाँ साफ साफ लिखा रहता है, समझे बात को। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ याद करके रखना है इसको, ठीक है। आ जाते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस की तरफ। द मैग्नीफाइंग ग्लास पुशिंग द नियर पॉइंट्स, ठीक है। आओ, ये क्या है सर, ये कैसी बात होने जा रही है, तो ये एग्जैक्ट ऐसी बात हो रही है कि हम या फिर ह्यूमंस
25 सेंटीमीटर, दैट इज़ द नियरेस्ट, इसी पे हम क्लैरिटी से देख सकते हैं। अब इससे पास कोई चीज़ आई तो वो हम देख नहीं पाएंगे, तो अब हम वो चीज़ पुश करने वाले हैं कि अगर 25 से भी अंदर कुछ हुआ तो हम उसे भी देख पाएंगे। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, द मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करने वाले हैं। क्या बात समझे? हम कहाँ तक देख सकते हैं सर? 25 तक देख सकते हैं, लेकिन अभी मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, इसे और भी ज़्यादा क्लोजर ले जाएंगे, जो कि बायोलॉजिकल लिमिट को भी क्या करेगा, ब्रेक करेगा। समझ गए बात को हमारी? क्लियर हुआ? तो ये मैकेनिज्म क्या है, इस मैकेनिज्म में क्या करना है, बाई प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इनसाइड द फोकल लेंथ। क्या करोगे सर? इसके फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट को लाके रख दोगे। जैसा ही करोगे, द लेंस क्रिएट्स अ सिमुलेटेड इरेक्ट इमेज दैट सब्सटेंस ऑफ वास्टली लार्जर एंगल एट द आई अलाउिंग माइक्रोस्कोप डिटेल्स टू बी परसीव्ड। हमें यही ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा हमारी आईज पे। क्या बात समझ गए? ओके, पावर कैलकुलेशन क्या है समझो। टू एग्जामिन एन ऑब्जेक्ट विद एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 10 where v is equal to -25 centimeter, the lens must have a focal length of 2.5 centimeter। कम से कम इतना तो चाहिए। कितना रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो पावरफुल है प्लस का 40 डायोप्टर। ठीक है, इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट, अगर 10 टाइम्स ऑफ मैग्निफिकेशन के लिए जाएंगे तो कम से कम इतनी फोकल लेंथ आप लेके आओ, तो पावर क्या, लगभग 40 डायोप्टर के अप्रॉक्स आप पावर भी लेके आओगे, तो आपका ये काम हो जाएगा। मतलब जिन्हें हम नॉर्मल आइज से इतनी क्लोजली नहीं देख सकते, उन्हें भी हम अब ईजी तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, समझ गए? क्लियर हुआ? द इंस्ट्रूमेंट ब्लूप्रिंट, तो अब उसी का नाम था सर माइक्रोस्कोप। अब हम आ गए कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। ठीक है, इन पे बात करेंगे। सबसे पहले आप डायग्राम देख लो। कंपाउंड में सबसे पहले जो आपके ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसे बोलते हैं सर ऑब्जेक्टिव, जो आइज की तरफ होगा उसे बोलते हैं सर आई पीस। ठीक है, ये बात बताओ, सेम एज इट इज़ वहाँ पे। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और आई पीस की फोकल लेंथ दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। दिस पार्ट इज ग्रेटर देन, दिस पार्ट इज लेस देन। वहाँ कहानी जस्ट अपोजिट हो जाती है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है वो आई पीस के फोकल लेंथ से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कोर फंक्शन पे आते हैं। इसका क्या काम है, फिर उसका क्या काम है। इसका काम होता है एक्सट्रीम मैग्निफिकेशन ऑफ प्रॉक्सिमल ऑब्जेक्ट्स। प्रॉक्सिमल ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट के क्लोज रखी हूँ। ऐसा समझो ओरिजिन के बहुत क्लोज कोई पॉइंट रखा हो और उसे देखना हो। ठीक है, तो उसमें हमारा ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम करता है। इसमें आ जाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल में, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा दूर हैं उनके लिए एक अच्छा खासा एंगुलर मैग्निफिकेशन बना के देता है, बढ़िया साफ सुथरा, और हमें चीज़ें दिखाई देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मून देखना है मुझे, ठीक है, तो जब हम मून देखेंगे तो वो मून मुझे इतना ज़्यादा क्लियर दिखाई देने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसका एक एंगुलर मैग्निफिकेशन ये बढ़िया सा डिसाइड करके देगा, बना के देगा। ठीक है, और जब वो बना के देगा मतलब होता है क्या है, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंट होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, तो इसीलिए हम जो आगे वाला पार्ट है ना, ये वाला एफओ ऑब्जेक्टिव, ये बड़ा रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें। जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हम कलेक्ट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज हम बहुत ज़्यादा क्लियरली तरीके से बना के दे पाते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इज इक्वल टू एल बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मान लो कि यहाँ पे एक पार्ट मुझसे बोल दिया जाए कि रिजल्ट इन्फिनिटी के लिए जा रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ यहाँ क्या बचेगा भाई, डी बाई एफ ई का पार्ट बचेगा, बाकी एल बाई एफ ओ आपके पास एज इट इज रहेगा। यहाँ एंगुलर मैग्निफिकेशन इस वाले में m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। ये कहाँ के लिए बात हो रही है सर, इन्फिनिटी के लिए बात हो रही है। ये कहाँ के लिए बात हो रही है, इन्फिनिटी के लिए बात हो रही है। अगर ये इन्फिनिटी पे ना होता तो ऐसी कंडीशन में मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में यहाँ पे आ जाता भाई आपके पास एफ ओ अपॉन एफ ई, और ब्रैकेट में देखो जो फॉर्मूला ये है बस उसी को बदल दो, एफ ई अपॉन डी, वो वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, लेंस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं तो शॉर्ट फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव मॉडरेट आईपीस यूज़ होता है, वहाँ पे मैसिव फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव होता है और शॉर्ट आईपीस यूज़ करते हैं। यहाँ पे आएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में टेलीस्कोप विद अ 20 मीटर ऑब्जेक्टिव and 2 centimeter eyepiece yields a tube length of 20.02 meter and a massive magnification of 1000 times resulting in a inverted image। जरा सोचो हम इन कुछ टर्म्स को यूज़ करके कितने टाइम्स अपना मैग्निफिकेशन लेके चले गए हैं, 1000 टाइम्स ऑफ मैग्निफिकेशन लेके चले जाते हैं, तब जाके हम इतनी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब मैग्निफिकेशन इंजन पे बात हो रही है कि सर हम दो पार्ट में ही लेंस को क्यों यूज़ करें, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो वो हम पहले समझ लेंगे। आपने कंपाउंड में भी ऐसा देखा, आपने टेलीस्कोप में भी ऐसा देखा, तो अब हम समझेंगे सर ऐसा क्यों। ठीक है, कैसे काम करती हैं चीज़ें तो समझना। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप अचीव्स एक्सट्रीम पावर थ्रू अ मल्टीप्लाइंग टू स्टेज प्रोसेस।
सेम एज इट इज़ योर टेलीस्कोप ऑल्सो। ठीक है, ओके, ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से रेज गई, पहला स्टेज ऑब्जेक्ट, स्टेज 2 द प्रोजेक्टर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस है ये, क्या कर रहा है, टेक्स द टेनी स्पेसिमेन एंड क्रिएट्स अ रियल एनलार्ज्ड इंटरमीडिएट इमेज इनसाइड द फिजिकल ट्यूब। ट्यूब के अंदर इसने एक बढ़िया सी ये इमेज बना दी जो हमने अब यहाँ पे पढ़ा। स्टेज 3 में क्या होगा, हमें इंटरमीडिएट रियल इमेज यहाँ पे एक मिल गई है। अब ये वाली जो इमेज है ये इस लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और अब ये दोबारा इसको फिर से मैग्नीफाई करेगा, क्योंकि इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तब ये अपने लिए इमेज बना के देगा। तो क्या होगा, स्टेज 4 पे ये एज अ बिहेव करेगा किसका, द मैग्नीफायर का। फंक्शन एग्जैक्टली लाइक अ स्टैंडर्ड मैग्नीफाइंग ग्लास वास्टली एक्सपैंडिंग द एंगल। एंगल्स को एक्सपैंड करेगा और ज़्यादा क्लियरली हमें चीज़ें बना के दे देगा और हमारी आइज़ पे उसे सब्सटेंड करेगा, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। समझे बात को, ओके। अब आते हैं करेक्टिंग द ह्यूमन लेंसेज। एक आध बार कभी कभी इनसे भी आपसे बात कर लेते हैं, तो एक बार देखोगे दैट इज़ द सफिशिएंट। ठीक है, पहला नाम है मायोपिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस। इसमें क्या होता है कि जो रेज होती हैं हमारी, जब हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो रेज होती है वो हमारे रेटिना से पहले ही क्या होती है, फॉर्म हो जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि प्रॉपर इमेजेस नहीं दिखती, जिससे हमें इमेज कैसे दिखाई देंगी, ब्लर दिखाई देंगी। अब हम इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये लेंस यूज़ करते हैं। सर इस लेंस का नाम क्या है, कॉनकेव। अब ये कॉनकेव क्या करेगा, इस पाथ को, जो ये अभी पाथ आपको ऐसे जाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से दिख रहा है, अभी क्या करेगा, ये यहाँ से इस पार्ट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, ऐसे करके यहाँ से डाइवर्ज कर देगा। जब ये डाइवर्ज करेगा तो ये रेज जाते जाते हमारे रेटिना पे फॉर्म होगी, तो जैसे हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देना शुरू होगा। ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट्स ब्लर बिकॉज आई कन्वर्जेस लाइट टू एग्रेसिवली, पहले ही कर दी रही है। ठीक है, करेक्शन के लिए कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे। फिर ये हमारे पास फॉर्मूला है, उससे अलग बात है, यूज़ करोगे समझ में आ गई बात। ओके, अब हम आते हैं हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटनेस में। इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी ये है कि हमारी आइज़ जो हैं अभी रेटिना पे ना, जो हमारी रेज आ रही हैं वो रेटिना पे ना कन्वर्ज होकर रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो रही है। रेटिना के पीछे कन्वर्ज होकर मतलब पार नहीं कर रही हैं। कहने का मतलब है कि रेटिना पहुँचते पहुँचते ये कन्वर्ज ही नहीं कर पा रही। रेटिना पे हो जानी चाहिए थी पर वहाँ कन्वर्ज नहीं हुआ, अभी उनके बीच में गैप रह गया, तो फिर से आपको इमेज नहीं दिखाई देगी। अब इसे कवर करना है तो हम क्या करेंगे, कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं भाई, कॉन्वेक्स। कौन सा, कॉन्वेक्स। अभी कॉन्वेक्स क्या करता है, जो रेज अभी जा रही होती है उसको कन्वर्ज करता है। ठीक है, देखो इसने यहाँ पे कन्वर्ज किया है, और जब ये कन्वर्ज करेगा तो रेज जो पीछे जानी थी वो यहीं पे जाके बन जाएंगे। अभी देखो ये लाइंस दिख रही हैं आपको, ये बिल्कुल कन्वर्ज नहीं होती, इसने यहाँ पे कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, जब कन्वर्ज कर दिया तो रेटिना पे एक्चुअल इमेजेस हमें दिखना शुरू हो गए। नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लर बिकॉज द आई कन्वर्जेंस टू वीक, तो करेक्शन कैसे करोगे, कॉन्वेक्स के साथ करोगे। समझ गए। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे इनके कैलकुलेशन के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्योंकि लेंस की बात हो रही है इसलिए माइनस के साथ चलोगे। ओके, तो मैं दोबारा फिर से आपके सामने आ गया हूँ। ठीक है, बहुत खुश हूँ मैं। क्यों खुश हूँ, क्योंकि द ऑप्टिक्स एडिशनल PYQ टैक्टिकल ब्लूप्रिंट देख के आ गया मैं। अभी समझाया, तुमने सुना, हमने बोला, तुमने सुना, समझा। अब हम चल रहे हैं एक्चुअल काम करने। तो हाई स्पीड एग्जीक्यूशन करेंगे सर। ठीक है, मेंटल मैथ यूज़ करेंगे, शॉर्टकट्स लेंगे, किसके लिए, रे ऑप्टिक्स के लिए। तो आपको आने वाला है सर मज़ा। तो शुरू करने जा रहे हैं, हाथ में कॉपी पेन अब एकदम दमदार तरीके से पकड़ लो। सबसे पहला देखो क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन एंड द स्फेरिकल मिरर रूल बुक। ठीक है, वहाँ पे हमने कार्टेशियन ग्रिड बना रखी हो, यहाँ पे हमने सीधे नीट का ग्राफ एनालाइज कर दिया है। सबसे पहले बात को समझ लो, ये कार्टेशियन तो तुम्हें पता होनी चाहिए भाई। इधर वाला पार्ट नेगेटिव चलता है, इधर वाला पार्ट पॉजिटिव चलता है, इधर वाला पार्ट पॉजिटिव चलता है, इधर वाला पार्ट नेगेटिव चलता है। ठीक है, तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें ये बात पता है। अब हम सीधे आते हैं ग्राफ पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये क्वेश्चन दे दिया गया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। PYQ आया था, उसी पे ये ग्राफ नीट पेपर 2024 में आया था। क्वेश्चन क्या था, द स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/u प्लस 1/f। ऐसा क्यों हुआ सर, जब भी मैं ऑब्जेक्ट पे जंप करूंगा तो u हमेशा कैसा होता है, हमारा नेगेटिव होता है। तो जितनी बार भी आप जाओगे यहाँ पे u के साथ आप रिलेशन किसी का भी, किसकी बात हुई, v और f दोनों में किसी को भी u के साथ जैसे ही लेके जाओगे आपको तुरंत ये माइनस तो रखना ही पड़ेगा। और जैसे ही तुम ये माइनस के साथ गए तो ग्राफ तो तुम्हारे लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का था, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल सकता था, लेकिन नेगेटिव की वजह से एक स्ट्रेट लाइन आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलती है। समझ गए बात को, इसलिए ये आना चाहिए।
तब जाके यहाँ काम हो गया। बड़ी बढ़िया सी लाइन लिखी, देखो क्या लिखे, फिजिक्स इज क्यूमुलेटिव, मास्टर द कंपोनेंट्स एंड द सिस्टम सॉल्व इटसेल्फ। सिर्फ कंपोनेंट मास्टर करो, बाकी तो खुद ही हो जाएगा। ओके, आते हैं रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ पे। पहले चेक करेंगे फ़ोन चल रहा है कि नहीं चल रहा। चल रहा है वो सर? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे चल रहा है। आते हैं रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ। ठीक है, शुरू करें। तो ये देखो, एक रे आई, यहाँ पे पड़ी और दूसरे मीडियम में चली गई, तो ये क्या हो गया भाई? रिफ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। कहाँ से जा रहे हैं सर हम? रेयर से किस में एंटर कर रहे हैं? डेंसर में। सिंपल सी बात है, रेयर टू डेंसर। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात समझना, रेयर टू डेंसर अगर जा रही है तो बीम बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सिंपल सी बात है, पता है आपको। ओके, इसके बाद आ जाओ, रेयर टू अगर मान लो डेंसर जाने का उसको मौका मिल जाए, जैसे कि हमने ये नीचे किया है, देखो यहाँ पे ऐसे मान लो कि यहाँ पे इसको डेंसर जाने का मौका मिले, तो बीम बेंड टुवर्ड्स किधर सर? नॉर्मल की तरफ। अब इक्वेशन देखो क्या यूज़ करनी है आपको, ये वाली। ये क्या है? स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ क्या होता है भाई? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, ठीक है, और फिर यहाँ पे μ1 बाई μ2, यही होता है। तो क्या हुआ कि जब हम ये रिजल्ट यूज, सॉरी μ1 बाई μ2, μ2 बाई μ1, ठीक है, जैसे हम ये रिजल्ट यूज करते हैं तो इस तरह लिखने से अच्छा हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखते हैं, n1 साइन आई n2 साइन आर। ऐसा समझो, समझना ये एंगल कहाँ बना है, ठीक है, जो आने वाली लाइट है उसने इंसिडेंस किया होगा तो वहाँ का मीडियम, फिर जहाँ रिफ्रैक्शन हुआ मल्टीप्लाई बाई उसका मीडियम, ऐसे करके याद रखना। ओके, द एब्सोल्यूट रूल याद करेंगे, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस, ध्यान से, ठीक है, आराम से। वेवलेंथ एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस इन अ डेंसर मीडियम बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स एंटायरली अनचेंज। कहीं से कहीं भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियल वर्सेस अपैरेंट डेप्थ की कहानी, अपैरेंट डेप्थ फॉर्मूला डी अपैरेंट इज इक्वल टू डी रियल डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m, मैंने पीछे बताया था वो। अब इसका एप्लीकेशन देख लो 2024 में, क्या है? टाइम टेकन फॉर सनलाइट टू पास थ्रू अ 5 mm ग्लास स्लैब n इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो उसने मुझसे क्या बोला कि हमारे ग्लास का जो डिस्टेंस है वो 5 mm है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो मुझे इसे क्रॉस करना है। तो सबसे पहले आपको वहाँ की वेलोसिटी पता चल जाए तो टाइम अपने आप आएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या? स्पीड। डिस्टेंस और अपॉन में क्या होती है? स्पीड। अब ग्लास में स्पीड क्या होगी? तो ग्लास की स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइट की स्पीड को ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे डिवाइड करोगे v आएगा, और जैसे ही v आ गया तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी मुझे टाइम चाहिए था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाओगे, खत्म हो गया। तो वेलोसिटी इन ग्लास पहले हमने निकाला, फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी निकाला और आंसर मेरे पास आ गया। समझ गए बात को? ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखो क्या है। एंटी एग्जाम टाइपोलॉजी द 10 ईयर हीट मैप, 10 साल का हीट मैप हमने इस चैप्टर का बना दिया है विद टॉपिक वाइज कि किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा, किस में ज़्यादा गर्मी है आने की, उस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो पूरे पार्ट्स हमने डिवाइड किया, हाई फ्रीक्वेंसी पे, मीडियम फ्रीक्वेंसी पे, और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जो बिल्कुल ठंडे ठंडे जो कभी कभार आते हैं वो उधर हमने चिपका के कोने में रखे हुए हैं। ठीक है, अभी देखो कौन कौन से हमने टॉपिक्स को हाई फ्रीक्वेंसी पे रखा हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे किसको रखा हुआ है? तो ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन रेशियोज आपको मिलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी पे, बार बार पूछ रहे हैं। लेंस कॉम्बिनेशंस, उनकी इफेक्टिव पावर कंटिन्यूअस कई बार पूछा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल्स के क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग मीडियम फ्रीक्वेंसीज पे, जो आते जाते रहते हैं। वो कौन है? उसमें से प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, तो इनको पढ़ना है सर। जब इस चैप्टर में घुसो तो हाई फ्रीक्वेंसी पहले खत्म करो, फिर मीडियम फ्रीक्वेंसी खत्म करो, पहले हाई फ्रीक्वेंसी खत्म करो, फिर मीडियम फ्रीक्वेंसी खत्म करो। देखो साफ साफ सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे ओपनली लिखे हुए हैं। प्रिज्म, क्रिटिकल एंगल्स, TIR, लेंस, मैग्निफिकेशन, वेव, माइक्रोस्कोप, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर, टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं देखो उसमें से जिनमें हमने रेडिश वाले पार्ट लिए हैं, देखो उनके मैग्निफिकेशन वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसीज में, हाई फ्रीक्वेंसी कॉम्बिनेशन, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, TIR हाई फ्रीक्वेंसी का। फिर जैसे थोड़ा मीडियम फ्रीक्वेंसी में आए, मीडियम फ्रीक्वेंसी में आ गए तो उसमें फिर हमारे प्रिज्म के डेविएशंस आ गए, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब आ गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे की तरफ हमें देखने को मिली। चैप्टर से ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, समझ के बात को? ओके, अभी स्ट्रैटेजिक इनसाइट समझो। ओवर 60% ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चंस हिंज प्योरली ऑन करेक्टली आइडेंटिफाइंग F0 एंड FE।
FO एंड FE। FO क्या होता है ऑब्जेक्टिव, E क्या होता है आई पीस एंड अप्लाइंग द रेशियो। ज़्यादातर उन्होंने बार बार यही टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ये देखो दिख रहा है, इनकी रिजॉल्विंग पावर, हाई फ्रीक्वेंसीज की, बार बार वही चीज़ों पे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। द मैथ्स इज सिंपल, द टर्मिनोलॉजी इज द टेस्ट। सर तैयार कर लो, 100% है, आना ही आना है। तो फिर मैं ही बता रहा हूँ ना, परेशान क्यों, बस मैं जंप कर रहा हूँ, तुरंत पहुँच ही रहा हूँ, बस कुछ चीज़ों को खत्म करता हूँ, पहुँचा वहाँ पे। आ जाओ अगला, नेविगेशन, असर्शन, रीजन टाइप के ट्रैप्स यहाँ पे मिलेंगे। आओ पढ़ाता हूँ क्या है, सिनेरियो क्या है। अ ग्लास कॉन्वेक्स लेंस 1.5 इज सबमर्ज्ड इन वाटर n इज इक्वल टू 1.33। ठीक है, कोई लेंस हमने वाटर के अंदर रख दिया, तो अभी क्या क्या कहानी होने वाली, तो सबसे पहले समझो तो ट्रैप क्या होगा। असर्शन इज इनकरेक्ट। असर्शन में क्या है, द लेंस मेंटेन्स द एग्जैक्ट सेम फोकल लेंथ एंड पावर अंडर वाटर। वाटर में ले जाके रखे हो और असर्शन कह रहा है कि सब कुछ सेम रहेगा भाई अंडर वाटर, तो गलत कह रहा है वो। ठीक है, इसीलिए बोला असर्शन इज रॉन्ग। तो क्या होगा सर, चीजें बदल जाएंगी। जैसे तुम किसी दूसरे मीडियम में जाओगे, फोकल लेंथ आपकी बदलनी है सर, तय 100%। रूल क्या है, ध्यान से देखो, व्हेन अ लेंस इज प्लेस्ड इन अ मीडियम विद अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन एयर, एयर से ज्यादा हायर है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसमें तुमने ले जाके रख दिया, इट्स फोकल लेंथ ड्रामेटिकली इंक्रीजेस। 100% उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, चेंज होगी, और चेंज ही नहीं होगी, बढ़ जाएगी। एयर से तो कम होगा नहीं कि तुम घटा ले जाओ, एयर से किसी भी मीडियम में तुम गए तो याद रखो बढ़नी है तय। समझ के बात को। अब दूसरा इसमें अगला ट्रैप क्या है, अभी तो इन्होंने फोकल लेंथ का ट्रैप बनाया, अगला ट्रैप पता है क्या बनाते हैं, अगला ट्रैप आपका बनाएंगे भाई नेचर का। बोलेंगे अभी इसका नेचर तो कन्वर्जिंग है, उस मीडियम में ले जाकर रखे तो क्या अभी भी कन्वर्जिंग रहेगा या नहीं रहेगा, तो सर वो भी कहानी कैसे बदल जाएगी। जब भी तुम कोई लेंस किसी मीडियम में रखो और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तुम्हारे लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो तुरंत अपनी आइडेंटिटी खो के बदल दो। कन्वर्जिंग हो तो डाइवर्जिंग हो जाओगे, और डाइवर्जिंग हो तो कन्वर्जिंग हो जाओगे। अगर तुम्हारे फोकल लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम से, जिस मीडियम में तुम समर्ज्ड करने जा रहे हो, इमर्स हो रहे हो, उससे तुम ज़्यादा हो, तो तुम अपनी आइडेंटिटी बचा के रखोगे। अगर तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा है तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी वैल्यू उसके कंपैरिजन में कम हुई तो तुरंत तुम्हारा नेचर क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। समझ गए बात को, चेंज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा था, एक्सट्रीम ट्रैप, सबसे बड़ा ट्रैप है। इफ द लिक्विड्स इंडेक्स हायर दैन द ग्लास, a converging lens will physically reverse its nature and become diverging, or if it is diverging then becomes converging। ठीक है, क्या बात समझ गए। ओके, अभी इस पे क्वेश्चंस आते हैं। फोकल लेंथ के लिए क्वेश्चन आता है, जो शॉर्टकट क्या है, एफ वाटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स। जब भी वाटर की बात हो रही है, वाटर से कंपेयर किया, वाटर से एयर के बीच में कंपैरिजन हो रहा, पूछते फोकल लेंथ कितने टाइम्स बढ़ेगा, तो सर 4 टाइम्स। सीधे मल्टीप्लाई करो और आंसर दे दो। सीधे मल्टीप्लाई करो और आंसर दे दो। चलो आ जाओ लेंस मेकर के साइन कन्वेंशन पे। यहाँ बहुत गलतियाँ लोग करेंगे, अभी पीछे एक क्वेश्चन मैंने किया था, बताया था कैसे होता है, अभी मैं यहीं पे समझा देता हूँ, फिर सीधे हम लोग आते हैं कैलकुलेशन पे। देखो ये मेरे पास 2 सरफेस हैं, दिख रही, एक ये वाली सरफेस, एक ये वाली। ठीक है, तो आपको प्लस माइनस कैसे डिसाइड करना होता है, सर्किल कंप्लीट कर लो हमेशा ऐसे करके। इसका सर्किल इधर कंप्लीट हुआ तो इसकी रेडियस सर इधर बनेगी, ये देखो बनी है, और इसका सर्किल इधर कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट रेडियाई आपकी R2 इधर बनेगी। अब रे आप इधर से अगर लेके आ रहे हो, इस तरफ से लेके आ रहे हो, समझना R1 कैसे पता चला, रे इधर से आ रही तो पहले इस सरफेस को टच करेगी, तो यही सरफेस तुम्हारा R1 कहलाया। रे की डायरेक्शन में जब मेजरमेंट आप करोगे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से, तो भाई पॉजिटिव मिलेगा, और ऑप्टिकल सेंटर से दूसरे के लिए आओगे तो तुरंत नेगेटिव हो जाओगे। लेकिन मान लो कि रे इधर से चलना शुरू करे, तो क्या सर रिजल्ट बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। कैसे नहीं बदलेंगे, समझो। जब इधर से रे लेके आओगे तो अब ये R1 का काम करेगा, किसका काम करेगा, R1, और R1 दोबारा फिर इधर आके क्या होगा, ये R1 हो गया। अब ये R1 किसका काम करेगा, पॉजिटिव का, और इधर जाओगे तो अब ये क्या बन जाएगा, R2, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। यानी कुल मिला के R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव है। R1 पॉजिटिव है और R2 नेगेटिव, चाहे इधर से आओ चाहे उधर से आओ, क्योंकि नाम ही बदल जाता है। समझ गए, तो याद रख लोगे इस बात को। क्लियर हुआ कि कैसे कन्वेंशंस देखते हैं, फॉर्मूले पाते हैं। 1/f इज इक्वल टू n का मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1/R1 -1/2। ठीक है, एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल क्या है, लाइट ट्रैवल्स लेफ्ट टू राइट। ठीक है, मैं हमेशा ऐसा नहीं मानता हूँ, फिलहाल मैंने लिख दिया ताकि तुम समझो राइट से लेफ्ट कभी भी आ सकती है, लेकिन जिधर से भी आए
उसके अकॉर्डिंग चीज़ें समझनी। जैसे लेफ्ट से राइट आ रही, जैसे मानो लेफ्ट से राइट आ रही, तो राइट वाले को पॉजिटिव कर देना और लेफ्ट वाले को नेगेटिव कर देना। जिधर से तुम आ रहे हो, जिधर से तुम आ रहे हो उसके उस तरफ वाले को पॉजिटिव और अपनी तरफ वाले को नेगेटिव रखना, बस इतनी सी बात है। समझ गए बात को? ओके, 22 में क्वेश्चन आया था, A biconvex lens with R is equal to 20 centimeter, R2 is equal to minus 20 centimeter, N is equal to 1.5, 1 by F 1.5 minus 1 1 by 20 minus of 1 by 20, एक को माइनस में रखना है। ठीक है, सॉल्व किया और आंसर ले लिया। ठीक है, बस यही लोग गलतियां कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है। ओके, द सिमेट्री मैट्रिक्स लेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं हमें, रीजन इलस्ट्रेशन मिलते हैं, एमसीक्यू मिलते हैं सीधे सीधे, तो उनको याद करना है। क्या है? सबसे पहले इक्वी कॉन्वेक्स कट हॉरिजॉन्टली। कोई लेंस है, उसे हमने हॉरिजॉन्टली कट किया, हॉरिजॉन्टली कट किया। जैसे हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो भैया उसके पावर और फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को याद रखना। क्यों हम ये क्वेश्चन ऐड करेंगे? क्योंकि 2019 में पूछा था, 2019 में आया था। इक्वी कॉन्वेक्स को अगर मैं कट करूं वर्टिकली, ऐसे सीधे सीधे दो पार्ट्स में कट किया, जैसे ही कट करोगे फोकल लेंथ तुम्हारी क्या होगी? डबल हो गई, और पावर क्या हो गई? आधी हो गई। ठीक है, ओके। अभी यहाँ जाओ, कॉन्वेक्स प्लस कॉन्केव इन कॉन्टैक्ट, सेम फोकल लेंथ, दो लेंस अपोजिट नेचर के हैं, कॉन्टैक्ट में रखेंगे, फोकल लेंथ दोनों की सेम है। ऐसी कंडीशन में क्या होगी? पावर कैंसिल आउट, नेट पावर कितनी मिलेगी? 0, और इक्विवेलेंट होके फोकल लेंथ कितनी पहुंच जाएगी? इन्फिनिटी। 2023 का क्वेश्चन है। आते हैं, ग्लास लेंस दिया है म्यूजिकल टू 1.5, सबमर्ज्ड कर दिया गया है वाटर में। तो देखो बात सिंपल सी, पहले ग्लास कहाँ रहा होगा? एयर में, अभी कहाँ चले गए? वाटर में। क्वेश्चन तुमसे वही पूछेगा कि भैया फोकल लेंथ के बारे में बताओ, तो फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा 4 गुना हो जाती है। देखो एफ वाटर में जाते ही एयर की कंपैरिजन में 4 गुना हो जाएगी। लेकिन ये वाटर और एयर की कहानी है, ठीक है, इसमें और कोई खास दिमाग आप मत लगाइएगा जब बात ग्लास की हो रही है, 1.5 दिया हो तो। ठीक है, इस बात को याद रखना, कुछ दिमाग अपना भी लगाना। अब आते हैं हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आ जाओ बात कर लिया जाए जल्दी जल्दी, फिर कुछ ट्रिक्स भी हैं वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड अ ट्यूब लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। ट्यूब लेंथ मतलब L। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन मुझे निकाल के दो। ठीक है, तो दो फॉर्मूले ही होते हैं। लीस्ट के लिए होगा तो ये देखो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला साफ साफ लिखा है, m=L/FO 1 + d/FE। ठीक है, लीस्ट के लिए जाओगे तो ये लगाओगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि भाई लिस्ट पे मिल रहा, लिस्ट डिस्ट्रिक्ट विजन पे मिल रहा, तो ये लगाओगे। और तुम साथ से नॉर्मली बोलते हो भाई डिस्टिंक्ट विजन का दे दो, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए दे दो, यानी इन्फिनिटी वाले के लिए दे दो, तो यहाँ से 1 हटा देना है। ठीक है, अभी कैलकुलेशन करने का तरीका चाहे दोनों में से कोई सा भी आए, पर कैलकुलेशन करने का तरीका हमेशा ये रहेगा हमारा स्प्लिट मल्टीप्लायर, हमेशा यही रहेगा स्प्लिट मल्टीप्लायर। ठीक है, क्या होता है भाई स्प्लिट मल्टीप्लायर में? बाईपास द फ्रैक्शन एडिशंस, आइसोलेट द 2 ऑप्टिकल कंपोनेंट्स एज डायरेक्ट मल्टीप्लायर्स। इसको अलग करो, इस वाले को अलग करो, सॉल्व कर लो, और फिर उसके बाद जाके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड ऑल चीज़ें करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मानूं कि ये जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है वो इन्फिनिटी के लिए है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन के लिए है, ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूँगा? यहाँ से 1 हटा दूंगा। आ जाओ, स्टेप 1 में ऑब्जेक्टिव फैक्टर मैंने लिया L/FO 40/2 क्या 20 आ गया। स्टेप 2 में मैंने आई पीस का फैक्टर लिया, ये वाला पार्ट 25/4 6.25 आ गया। अब दोनों को आपस में अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो 125 मेरा फाइनल आंसर हो जाता है। अगर मान लो कि क्वेश्चन पूछता है लीस्ट डिस्टेंस के लिए, तो ऐसे कंडीशन में मेरा बचा हुआ है मुझे 1 ऐड करना पड़ता। जब मैं यहाँ पे 1 ऐड करके सॉल्यूशन करता तो जहाँ ये 6.25 है यहाँ होता है 7.25, और इससे मेरा कैलकुलेशन होता तो 7 2 14 और पॉइंट समथिंग, तो ये आता 145। सिंपल, तो ईजी हो जाता है जब चीज़ों को ब्रेक करो। आप अप्लाई करोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ कुछ तो टाइम बच रहा है। समझ गए? ओके, ऐसे नहीं बनाए, है काम का, इसीलिए। नेक्स्ट में आते हैं, टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन लेके आ गए हैं। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव कितना? 140 सेंटीमीटर। आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का हमारे पास आई पीस है। मैग्नीफाइंग पावर फॉर वेविंग ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और इसने बोल दिया डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो मतलब आपको समझ जाना है कि भाई ये इन्फिनिटी की बात कर रहा है। लीस्ट बोलता तो आप समझ जाते हैं कि 25 की बात कर रहा है। ऐसी कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला होता है ना 1 + FE/D, वो यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम सीधे क्या यूज करेंगे? सीधे क्या यूज करेंगे? FO/FE, इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, चलते द फास्ट ट्रिक, द डायरेक्ट रेशियो ट्रैक
फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इग्नोर द 1+ डेरिवेशंस, मैग्निफिकेशन इज प्योरली द रेशियो ऑफ द टू फोकल लेंथ्स। फॉर्मूला लगाया, m इज इक्वल टू F/FE 140/5, m का आंसर आ गया 28। दैट्स इट, रिजल्ट फाइनल। गेट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। लेंस कॉम्बिनेशन पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपनी कॉपी में भी लिखो तो इसे इंपॉर्टेंट लिख कर मतलब ऐड करना, क्योंकि ये जो ट्रिक दे रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ऐड मल्टीप्लाई रूल, कौन सा रूल आप सीखने जा रहे हो? द ऐड मल्टीप्लाई रूल, द ऐड मल्टीप्लाई रूल। मजा आ जाएगा ये सुन के, तुम्हें मजा आने वाला है। क्वेश्चन पढ़ तो पहले। इन अ सर्टेन कैमरा a combination of four similar thin convex lenses arranged axially in contact, power and magnification compared to single lens P and M। P किसके लिए है? पावर, और M का मतलब है मैग्निफिकेशन। अब ऐसे ही सेम 4 लेंसेज कैमरे में अरेंज कर दिए गए हैं, तो अब मुझे आंसर निकाल के देना कि भाई उस पूरे कैमरे के लिए रिजल्ट क्या होगा। 25 का क्वेश्चन है, मतलब हल्के में नहीं लेना है, दमदार क्वेश्चन है। अब खास बात समझो, ऐड रूल, मल्टीप्लाई रूल। तो देखो ये लगा भैया, ऐड रूल किसके लिए आया है? पावर के लिए। जितनी बार लेंस दिया हो, 1 2 3 4 ऐड मारो। लेंस इन कॉन्टैक्ट, पावर्स ऐड, इफेक्टिव पावर 1 2 3 4 और ऐड होके 4 टाइम्स ऑफ पावर हो गया, खत्म। अगला मल्टीप्लाई रूल किसके लिए है? मैग्निफिकेशन। M फॉर मल्टीप्लाई, M फॉर मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसे याद रखना, मैग्निफिकेशन। अगर तुम्हें लेंस का कॉन्टैक्ट लेंस का अगर मुझे फाइनली मैग्निफिकेशन चाहिए तो उसे मल्टीप्लाई करो, M इफेक्टिव M इंटू M इंटू M इंटू M, M की पावर 4। समझ के बात को? सिंपल हुआ, क्लियर हो गई बात सबको। मैग्निफिकेशन में मल्टीप्लाई करना है, पावर्स में एडिशन करना है। रूल का नाम याद रखना है, क्या है रूल? द ऐड मल्टीप्लाई रूल। ऐड करो पावर, मल्टीप्लाई करो मैग्निफिकेशन, ऐड करो पावर, मल्टीप्लाई करो मैग्निफिकेशन, सीधे आंसर लेके जाओ, ठीक है। समझ के बात को? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे द स्लैब मैकेनिक्स पे। ये क्या है? द अपैरेंट डेप्थ मल्टीप्लायर, ठीक है। यहाँ पे भी आप गलतियाँ करते हो। गलतियों करने का मतलब है कि स्टेप्स पहले 1 करोगे, फिर 2 करोगे, फिर जाके सॉल्यूशन तक पहुंचोगे। हम क्या करेंगे, तुम्हें सीधे बताएंगे कि कैसे काम करना। पहले क्वेश्चन समझो, ठीक है। इसके बाद एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब म्यू इक्वल टू 1.5 इज 5 सेंटीमीटर डीप। कितना भाई? 5 सेंटीमीटर डीप फ्रॉम वन सरफेस, एक तरफ से 5 सेंटीमीटर, एंड 3 सेंटीमीटर डीप फ्रॉम द अपोजिट फेस। अपोजिट फेस से फिर अलग। भैया ऐसा बबल बना लो, यहाँ ही रख लो। इधर से देखने पे 5 है और इधर से देखने पे 3 है, तो 2 अलग अलग साइड से हमें ऐसा दिख रहा है। थिकनेस ऑफ द स्लैब बताओ भाई, स्लैब की थिकनेस बताओ। 2016 का क्वेश्चन है ये। हमने D1 D2 म्यू ये हमने डेटा निकाल लिया। अब प्रोसेस करने का तरीका, एग्जीक्यूट करने का तरीका आप कैसे करते हो उस पर बात करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करोगे एक्चुअल डेप्थ 1, फिर कैलकुलेट करोगे एक्चुअल डेप्थ 2 और फिर ऐड करोगे, तब जाके आपका सॉल्यूशन होगा। ये सब आप करोगे, ठीक है। क्या है दिक्कत इसमें? सर टाइम कंज्यूमिंग है। हमें क्या करना है? फोड़ना है। किसको? किसी को भी फोड़ देना है ना, फोड़ना है, एग्जाम में फोड़ना है। तो क्या करोगे? टाइम बचाओगे। अब फास्ट ट्रिक देखो, द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉर्टकट क्या है सर? ये ध्यान से, डोंट कैलकुलेट द फ्रैक्शन ट्वाइस। 2 बार मत करो सर। फैक्टर आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एज अ सिंगल मल्टीप्लाई। उठाओ और एक बार में मारो। देखो कैसे एग्जीक्यूशन, देखो करने का तरीका। एक्चुअल थिकनेस कितनी है? T निकालो। T इज इक्वल टू, इसको याद कर लो फॉर्मूले को, एक्चुअल थिकनेस T इज इक्वल टू म्यू D1 प्लस D2, ठीक है। D1 प्लस D2 5 प्लस 3, म्यू कितना था? 1.5, T इज इक्वल टू 1.58, कितना आंसर आ गया? 12 सेंटीमीटर। आया क्या समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सीधे रखा, जोड़ा और आंसर हमने ले लिया। ये यहाँ पे इसके बाद का स्टेप है, ये 12 सेंटीमीटर। 2 बार करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ा। थिकनेस मांगता है, दोनों को ऐड करो, 1.5 से मल्टीप्लाई करो, तुरंत आंसर लेके जाओ। एन्जॉय, ठीक है, एन्जॉय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लैब मैकेनिक्स हमारे पास है, और ये किसका क्वेश्चन है भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट का। पीछे किया, अब दूसरा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 5 mm एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। थोड़ी देर पहले हमने शॉर्टकट में मारा था, अभी तुमको पूरा समझा के दिखा के करेंगे। मुझे पता था शायद कम आया हो, इससे फिर से हमने उस बात को ऐड किया थोड़ा अलग तरीके से। 2024 का क्वेश्चन। पहला डेटा क्या देखो, तुम्हें x दिया 5 × 10⁻³ इतना तुमको चलना है, क्योंकि mm में ये बदलना तुम भूल जाते हो, इसलिए बदल के रखा हुआ है। म्यू इक्वल टू 1.5। अब आ जाते प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूशन पे। फास्ट ट्रिक क्या देखो, द इंटीग्रेटेड टाइम फॉर्मूला
मतलब एक हम टाइम का फॉर्मूला इंटीग्रेट करके तुमको बना के दे देंगे और यही उठा के रखना, बनाना मत शुरू से, यही वाला उठा के रखना, ठीक है। देखो कंबाइन द वेलोसिटी इक्वेशन v इज इक्वल टू क्या होता है c बाई म्यू एंड द टाइम इक्वेशन क्या होता है t इज इक्वल टू x बाई v डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इनटू वन कंटिन्यूअस स्टेप टू प्रिवेंट इंटरमीडिएट कैलकुलेशन एरर्स। तो दो बार कैलकुलेशन करने में गलती हो सकती है, सर इनको कंबाइन कर लो और एक बार कैलकुलेशन करो तो दो कैलकुलेशन से बच जाओगे। क्या क्या हमने एग्जीक्यूशन, देखो क्या किया, ध्यान से समझना। हमने कहा v इज इक्वल टू c बाई म्यू, फिर हमने कहा t इज इक्वल टू x बाई वी। अब हम कहेंगे ये वाली वैल्यू रखो यहाँ पे, तो फाइनली फॉर्मूला देखो क्या बना, t इज इक्वल टू x म्यू बाई सी। नीचे रखोगे c घूम के ऊपर जाएगा और ये आ गया x। दिखा। अब क्या करो, सबकी वैल्यू रखो, कैलकुलेशन करो और आंसर लेके फुर हो जाओ। सिंपल, समझ गया बात को, कहानी। तो हमने जहाँ जो हो सकता है आपके लिए, जो बेटर हो सकता है, जो फ़ायदेमंद हो सकता है कि यहाँ गलतियाँ तुमसे होंगी, वो सब हम हटा देंगे। जहाँ जहाँ जो ट्रिक्स मिल सकती, बन सकती है, जो अपने नॉलेज में इधर है, वो सब तुमको मिल जाएगा, परेशान मत हो। ओके, अब आते हैं हम लोग प्रिज्म एनाटॉमी में। तो पहला क्या है, द रिफ्रैक्टिंग रे, ठीक है। आ जाओ, इसका क्वेश्चन है, सर ये सब मुश्किल लगते हैं, लोग छोड़ते हैं, पर आपको नहीं छोड़ना है, सीख लेते हैं ना, ट्राई करते हैं, क्या दिक्कत है। आ जाओ एक बार करते हैं, कोशिश करते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रिज्म एंगल ए है, वन सरफेस सिल्वर्ड इंसिडेंस 2a, सिल्वर था, इस पर इंसिडेंस हुई, ठीक है। 2a एंगल पर रिटर्न हो गई बैक थ्रू द सेम पाथ, उसी पाथ से वापस हो गई, बताओ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। क्वेश्चन समझ गए। एक प्रिज्म है ए एंगल का, एक साइड सिल्वरिंग हुई है, लाइट इंटर करती है, 2a पे इंटर हुई है, अंदर गई है, और जब रिफ्रैक्ट हुई है, मतलब सॉरी जब रिफ्लेक्शन हुआ है, तो सेम ऑफ पाथ डायरेक्शन में वापस हो गई। देखो ऐसे आई और ऐसे ही वापस हो गई। ये क्वेश्चन हमारा है, समझ गए। चले शुरू करें फास्ट ट्रिक, द जीरो एंगल डिडक्शन। क्या है ट्रिक हमारी, द जीरो एंगल डिडक्शन। जीरो एंगल डिडक्शन आओ समझते हैं। देखो कैसे, जियोमेट्री से चलेंगे, कंडीशन समझो। रिट्रेस हुआ है पाथ, स्ट्राइक सिल्वर्ड सरफेस एट 90 डिग्री, रिफ्लेक्शन, वापस जा रहे हो, मतलब 90 पे आए होगे तभी वापस जाओगे। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अगर 90 पे जाओ तो क्रॉस कर जाओगे सीधे बिना बेंडिंग के, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जिस पाथ से इंटर किए सेम एज इट इज वापस हुए, मतलब 90 पे आओ तभी सेम पाथ पाओगे। तो इसका मतलब R2 कितना है तुम्हारा, 0। रिफ्लेक्शन का एंगल कितना है, 0, वो 90 हो गया। स्टेप 2 में आओ, द प्रिज्म रूल क्या है, वो कहता है R1 प्लस R2 a के बराबर होते हैं, यही कहता है, हमने याद किया। अभी R1 की वैल्यू प्लस R2 तो भाई 0 हो गया, अभी यहाँ से a निकालोगे तो R1 के बराबर आ गया, मतलब R1 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, आपका a हो गया। अब आ जाओ स्नेल्स लॉ एग्जीक्यूशन में। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई, देखो एयर से आ रहा हो तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और वहाँ का एंगल लिखा इज इक्वल टू म्यू, उस मीडियम में एंटर किए और वहाँ तुम रिफ्लेक्ट किए, उसका ले लो, तो साइन a और म्यू। सॉल्व करोगे ट्रिग एक्सपेंशन बनेगा, तो क्या देखो साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कॉस है, सबको पता है, इज इक्वल टू म्यू साइन a कैंसिल आउट होगा, म्यू इज इक्वल टू 2 कॉस है, दैट्स योर आंसर। ऐसे लोग ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के चले आते हैं। तो जीरो एग्जीक्यूशन क्या है कि जब इस तरह की चीज़ें आप पढ़ो ना कि पाथ रिट्रेस हो रहे हैं, तो जीरो एंगल डिडक्शन होता है। जब ये मिल जाता है तो स्टेप इजी हो जाता है और आंसर आ जाता है। ये हमने 2 बार लिख लिया था, इसलिए इसको मत पढ़ो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। समझ गए बात को। नेक्स्ट स्टेप पे आए। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन प्रोपोर्शनैलिटी ट्रिक, इस पर भी क्वेश्चन आता है, द रो डाटा। आओ चलो शुरू करते हैं। कब आया था, 23 का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से। Light travels distance x in time t1 in air and 10x time t2, 10x in time t2 in denser medium, critical angle बताओ। क्वेश्चन समझे क्या कह रहा है कि जब लाइट ट्रैवल करती है तो x डिस्टेंस वो टाइम t1 में कवर कर देती है, किसमें, एयर में, लेकिन जब वो किसी दूसरे डेंसर मीडियम में जाती है तो t2 टाइम में 10 टाइम्स के डिस्टेंस कवर करती है। आप मुझे क्रिटिकल एंगल निकाल के दीजिए, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। तो क्या करना है सर, क्रिटिकल एंगल तक जाना है। क्या करना है, क्रिटिकल एंगल। तो आप क्या करोगे, एक वैल्यू फिर दूसरी वैल्यू फिर सॉल्व करोगे। हम तुमको क्या बताते हैं वो देखो। सबसे पहले आप स्पीड देखो, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम,
लिखा लिया। अब आगे देखो, फास्ट ट्रिक सीधे डायरेक्ट वेलोसिटी रेशियो लेंगे और आंसर आपको देंगे। हमें पता है साइन सी इज इक्वल टू 1/μ होता है, तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे तब लोगे, हम तुमको क्या बताते हैं ध्यान से। फास्ट ट्रिक, साइन सी इज सिंपली द डायरेक्ट रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज v डेंसर डिवाइडेड बाय v रेयर। आया क्या है सर, v डेंसर बाय v रेयर। इस बात को याद करो, आपने किया होगा 100%, आपने सॉल्यूशन करते वक्त कभी ना कभी इस वैल्यू को आपस में इक्वेट किया होगा, पर ऐसे नहीं जानते होगे, अभी जान गए। तो आओ सीधे लिखो, साइन सी डेंसर वाली वेलोसिटी रेयरर वाली वेलोसिटी डिवाइड करो और जो चाहिए लेके जाओ, खत्म हो गया। कितना टाइम लगा, कुछ नहीं। नाउ द 62nd ऑप्टिक्स हैजनल मास्टर सिंथेसिस, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, अब आपको और भी बाकी चीज़ें सब बता देते हैं कि तुम्हें ये सब ध्यान रखना है। इंस्ट्रूमेंट्स पे टेलीस्कोप, टॉपिक वाइज हम ये चीज़ें दे रहे हैं आपको, ठीक है। FO/FE, माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन LFO प्लस 1D/FE। कॉम्बिनेशंस में पावर हमने कहा ऐड करो, ठीक है, मैग्निफिकेशन में मल्टीप्लाई मारो। स्लैब मैकेनिक्स में हमने आपको ये पैरेंट का फॉर्मूला दिया, डायरेक्ट यूज करो, T इज इक्वल टू म्यू D1 D2, 2 बार नहीं करना। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए नया फॉर्मूला आपको बना के दिया, सीधा एक साथ यूज करो, डबल कैलकुलेशन मत करो। प्रिज्म रिट्रेस में हमने देखो आपको बताया कि भैया जीरो वाला ढूंढो, जैसे जीरो वाला ढूंढोगे काम बनेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने आपको एक नई चीज समझाई कि साइन सी इज इक्वल टू v डेंसर अपॉन v रेयर। इसकी फाइंडिंग इंटायरली, पूरा म्यू ढूंढ के मत काम करो, सीधे जाओ। अब आते हैं मिनिमम डेविएशन वाले पार्ट में। मिनिमम डेविएशन ऑलवेज डिमांड्स परफेक्ट सिमेट्री। मिनिमम डेविएशन ऑलवेज डिमांड्स परफेक्ट सिमेट्री, मतलब I इज इक्वल टू I डैश, R1 इज इक्वल टू R2। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 24 का PYQ है इस पे, इसलिए बताया आपको। क्या बात समझे, क्लियर? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जम के मेहनत करिए, कुछ अच्छा करने के लिए दम लगता है, ताकत लगती है, आप लगे रहिए, मैं आपके साथ हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।